एक बच्चा आत्महत्या कैसे कर सकता है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हमारी इकलौती बेटी थी, उसी से हम हैं। अब वो नहीं है, हम कैसे हैं हम जानते हैं, और इस इंसाफ के लिए जिंदा है। तो कम से कम ये सोचिए, कोई ये बोलता है कि उसने पेरेंट्स से दुखी होकर आत्महत्या कर ली, कैसे कर ली कि बच्चे आत्महत्या। 2014 एम्स हॉस्पिटल ऋषिकेश के अंदर मेरी बिटिया का मर्डर कर दिया गया, और जिसको बड़ी बेरहमी से मारकर उसको सुसाइड बना दिया गया। और जो वहाँ पे सुसाइड नोट दिखाया है उसके ऊपर जो टाइम डाला हुआ है और जो डेट डली है वो दोनों मेरी बेटी की नहीं है लिखी। उसके बाद कोई भी सुसाइड करेगा तो उसके ऊपर अपना फ़ाइन ज़रूर करेगा, उसके ऊपर डेट और टाइम डाला हुआ फ़ाइन नहीं है, इसका मतलब वो फ्रॉड है। फिर वहाँ का जो डायरेक्टर है राजकुमार एम्स का, उसने खुद बोला है कि वहाँ पे कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। तो वो सुसाइड नोट एक तो आया कहाँ से, उसकी ठीक से पता नहीं जांच हुई भी है या नहीं हुई। फिर कोई भी मर्डर करेगा तो वो कोई भी अगर मान लो सुसाइड करता है तो वो इस तरह नहीं करेगा कि अपने बॉडी के ऊपर 5-5 अटैम्प्ट करेगा, दोनों हाथ की ये नसें काट दी, दोनों पैरों की काट दी, यहाँ से भी सारा कटा हुआ, सर फटा हुआ उसका है, और उसके बाद उसको लटका देते हैं। और जो लटका हुआ था, जो उसकी लेंथ थी दुपट्टे की, वो दुपट्टे की लेंथ करीब 5.5-6 फुट होती है। उसके पंखे पे और उसकी हाइट 8 फुट थी। मेरी बेटी की जो हाइट थी वो 5 फुट 3 इंच थी। अब ये देखिए आप, ये कोई अपने हाथों पे पैरों पे इतने अटैम्प्ट करेगा, ये बाहर की कुंडी टूटी हुई है, इसका मतलब उसने अंदर से कोशिश की अपने आप को बचाने की, तभी बाहर के ये सारे पेच निकले हुए हैं। और ये जो है ये उसका बाहर का पोजीशन है खिड़की के पास का, इससे कोई भी चढ़ के अंदर जा सकता है, इससे कोई भी चढ़ के अंदर जा सकता है। ये जो आप देख रहे हो, यहाँ से कोई भी चढ़ के अंदर रूम के अंदर आराम से घुस सकता है। जब हम यहाँ पे गए थे तो इनके जो खिड़की के पेच थे वो सारे नीचे पड़े हुए थे, इसका मतलब यहीं से कोई अंदर घुसा है। और उसने फिर जो लड़की थी वहाँ पे मनविंदर कौर, जो वो थी, वो भी उस टाइम रूम के अंदर थी। उसने भी बोला है कि ये कूदने की आवाज़ आई किसी के, यानी कोई चीज़ गिरी है। उसके बाद ध्यान क्यों नहीं दिया वहाँ पे किसी ने भी। और फिर जब वहाँ पे पहले ये बोला गया कि दरवाज़ा तोड़ के हमने उसे निकाला, लेकिन दरवाज़ा टूटा नहीं हुआ था। और कहीं कहीं जो उन्होंने बयान दिए हुए उसमें काफ़ी जगह ये है कि दरवाज़ा तोड़ा है, किसी जगह की नहीं, हमने वो दरवाजे को धक्का मारा है, तो उसके बाद वो कुंडी खुल गई अपने आप। उसके बाद हम गए तो देखा लटकी हुई है। और जो वहाँ की एक वो थी गार्ड, उसने बोला है ये कि जब मैं कमरे के अंदर गई थी तो उसके पैर ज़मीन के ऊपर थे टेढ़े, तो फिर वो कैसे लटक जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी बिटिया को नोट बांधनी नहीं आती थी, जो दुपट्टे की नोट है वो उसको नहीं आती थी, उसने कभी ज़िंदगी में नोट ही नहीं बांधी। तो वो अपने आप को नोट कैसे लगा लेगी इतने ऊँचे, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर चढ़ के हम नोट लगा सकें। और अगर चलो मैं मान भी लेता हूँ तो ये एक 53-54 किलो का इंसान जब पंखे पे लटकेगा तो पंखे की क्या पंखड़ियाँ वगैरह कुछ मुड़ेगी नहीं, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा नहीं था। वहाँ पे बाथरूम के अंदर ब्लड पड़ा हुआ था, काफ़ी दीवारों के ऊपर ब्लड लगा हुआ है, और जगह जगह वहाँ पे बाल थे, थोड़ी यानी काफ़ी जगह रूम के अंदर चारों तरफ बाल ही बाल पड़े हुए थे। तो इतना कुछ होने के बाद भी इसको सुसाइड बनाया जा रहा है। ना इसमें ना पुलिस ने ठीक से कार्रवाई करी, ना CBCID ने, और ना जो CBI कर रही है वो, उन्होंने भी अपनी क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी है। अब हमने एप्लीकेशन देके उसके लिए भी हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, एंड तक लड़ेंगे। हम पीछा तो छोड़ना नहीं हमने, तो हम लड़ते ही रहेंगे। और बाकी बस मुझे इंसाफ चाहिए, जस्टिस चाहिए, और आप लोगों की मदद चाहिए। आपको किसी पे शक हो कि आपकी बेटी युक्ति का किसी ने मर्डर किया हो? शक है। हमने एक वहाँ पे MBBS का एक लड़का है किस्तूरा राम, बाकायदा उसका नाम हमने लिख के दिया हुआ है, कोर्ट में भी दिया है और पहले पुलिस में भी दिया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि वो जाट समाज से है और हम SC समाज से। और भी उसके साथ एक उसका दोस्त है कुलदीप सिंह, उसका वो भी इन्वॉल्व है। और अब ऐसा लग रहा है कि जो डायरेक्टर था वहाँ का एम्स का राजकुमार, उसका लड़का भी इन्वॉल्व है।
ये 3 तो कंफर्म है और हम तीनों के नाम लिख के कोर्ट में भी दे चुके हैं, लेकिन इन पे कार्रवाई कोई नहीं हो रही है। सर, तो आपकी बेटी ने कभी बताया है कि उन लड़कों से आपकी बेटी की कभी कोई दुश्मनी रही हो या कोई विवाद हुआ हो? हाँ, बताया था उसने कि वो जो लड़का था उसने किसी लड़की को उल्टा बोल रहा था, तो मेरी बेटी ने जाके उसके फेवर में उससे बात करी कि उसको क्यों ऐसा बोला है। तो हो सकता है यही दुश्मनी थी, और फिर उसने मेरी बेटी को पता नहीं क्या करके कैसे करके और डोमिनेट किया है, और जो बस एक सुसाइड नोट पे सारा वो कर रहे हैं, और बाकी सबके वो बयान वगैरह आप देखोगे, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे CBCID के हो, चाहे CBI को, सब सेम है। अब इतनी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं जो एम्स के अंदर जो कोर्स कर रही है, उनके अंदर 4 जो लड़कियां वो गलतियां कर रही हैं। 4 लड़कियों ने सेम डेट लिखी हुई है 24/7/2014, जबकि ये हादसा हुआ है 24/6/2014। तो चारों तो एक साथ नहीं, उनको अगर सीधा है किसी ने उनको पकड़ा दिया कि भाई ये लिख के बस ऐसे दे दो। और क्या एम्स प्रशासन भी इसमें सबूतों को छुपाने में मदद कर रहा है? ये मैंने पहले ही लिखा हुआ है, ये एम्स प्रशासन और उत्तराखंड पुलिस, इन्होंने दोनों ने ये मिले हुए हैं उससे। उत्तराखंड पुलिस है जो एम्स, पूरे एम्स से मिली हुई है, और मेरे पास बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो मैं आपको दे दूंगा, उससे भी क्लियर हो जाएगा कि ये मर्डर है। जो उन्होंने हमने इसकी फॉरेंसिक जांच कराई थी, वो मैं ला नहीं पाया, उसके अंदर भी क्लियर है कि भाई इसका मर्डर है। अब ये जो हाथ पैरों पे जो कट है, ये वहाँ के उसके वकील ने, CBI के वकील ने ये बोला है कि 1 सेंटीमीटर के हैं, 1 सेंटीमीटर के, जबकि ये आप खुद देख रहे हो कि हड्डियाँ तक दिख रही है उसकी, पैरों की भी और हाथों की, इतनी तेज उसको काटा हुआ। और ये वहाँ पे जब मुझे ब्लेड दिखाया गया था, तो वो जो ब्लेड दिखाया था, वो ब्लेड दिखाया था शेविंग वाला ब्लेड, और अब जो राइटिंग में दे रहे हैं उसमें आ रहा है सर्जिकल ब्लेड, जबकि मैंने खुद देखा था, वो उन्होंने दिखाया था। और जो सुसाइड नोट है वो एक रजिस्टर में दिखाया था उन्होंने कि ये देखो ये रहा सुसाइड नोट, और बाद में वो जो पंचिंग होता है बाद में वो उस पर दिखा रहे हैं। तो सब बनावटी है, कोई नहीं है। और उसका मर्डर किया गया और बहुत बुरी तरह से उसका मर्डर किया है, और हम इंसाफ चाहिए। सर, हम किसी भी अदालत में जाते हैं, वहाँ जज देखकर फर्स्ट इम्प्रेशन उनका यही होता है, इट्स अ मर्डर, ब्रूटल मर्डर। तो क्या वो जज अलग अलग अदालतों में जो बैठे हैं वो गलत है, वो झूठे हैं? जो एम्स ऋषिकेश की पुलिस और एम्स की प्रशासन उसे आत्महत्या बता रही है। एक बच्चा आत्महत्या कैसे कर सकता है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है? वो हमारी इकलौती बेटी थी, उसी से हम हैं। अब वो नहीं है, हम कैसे हैं हम जानते हैं, और इस इंसाफ के लिए जिंदा है। तो कम से कम ये सोचिए, कोई ये बोलता है कि उसने पेरेंट्स से दुखी होकर आत्महत्या कर ली, कैसे कर लेगी बच्चे आत्महत्या? एम्स के डायरेक्टर ने, प्रिंसिपल ने ये बयान दिया हुआ है कि माँ बाप ने उसे मजबूर किया कि वो नर्सिंग का कोर्स करे, जबकि वो MBBS करना चाहती थी। MBBS का उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया था उस टाइम, वो पास कर गई थी नीट, बट उसका एडमिशन नहीं हुआ था। तब हमने उसे नर्सिंग में किया था, हमने नहीं, उसने खुद किया था। एक ही MBBS करने वाला बच्चा है, एक मेडिकल लाइन में जाने वाला बच्चा, जब वो नर्सिंग में जाता है तो थोड़ा तो फील करता है। शायद आप लोगों के भी आसपास बच्चे पढ़ते होंगे, उनसे पूछ के देखिए आफ्टर 12th वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या मेंटेलिटी होती है। तो ऐसे में कोई बच्चा गलत वो नहीं लेता, और बहुत बच्चे होते ले भी लेते हैं, बट मेरी बेटी ने खुद नर्सिंग का कोर्स सिलेक्ट किया था कि मम्मी मैं ये करूँगी, और उसके बाद भी उसने MBBS के लिए, नीट के लिए फिर तैयारी करी है। उसने 1 जून 2014 को 24 को उसकी डेथ हुई है, और उसने 1 जून 2014 को नीट का एग्ज़ाम देहरादून में दिया है। तो वो कोशिश कर रही थी ना, नहीं होती तो भी कोई वो नहीं थी, उसे कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने उसे यही सिखाया था, अगर ये एग्ज़ाम गलत हो, ख़राब हो गया, कोई नहीं बेटा, सेकंड शुरू करो, इसको छोड़ो, ये तो गया, जाने वाली चीज़ के पीछे नहीं जाते। उसे सब चीज़ की नॉलेज थी, वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग थी, वो कोई गलत काम नहीं कर सकती थी, और अपने पेरेंट्स से बहुत अटैच थी, अपने मम्मी पापा से, अपने मामा से, अपनी सिस्टर से, अपनी दीदी से, ताऊ जी से, सबसे वो बहुत अटैच थी। वो इस तरह का गलत काम कर ही नहीं सकती थी। आत्महत्या उसकी नज़र में एक बहुत बड़ा जुर्म था, और वो करेगी
ये गलत है। वो हमारी इकलौती बेटी थी, वो किस लिए करेगी? उसे सब कुछ मिल रहा था, वो खुश थी। मगर हर एक इंसान की एम्स होता है कि मैं ये चीज़ हासिल करूं। अगर वो नहीं कर पाता तो वो कुछ भी कर ले, ऐसा नहीं होता। हर एक सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी ऐसे तो। कि आज मैं चांद में पहुंचना चाहता हूं तो मैं चांद में नहीं पहुंच पाया तो क्या वो अपने आप को ख़त्म कर लेता है? ऐसा नहीं होता। तो इस तरह का ब्लेम जो लगाते हैं लोग, वो सोचे और हमें इंसाफ चाहिए, हमारी बेटी को इंसाफ चाहिए। सबसे पहले तो मैं अपने जो मीडिया मित्र हैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। सभी का साथ हमें मिला हुआ है और आप इसमें जुड़ करके इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, तो मैं सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। ये घटना 24 जून 2014 की घटना है। एक लड़की जो एम्स हॉस्पिटल के अंदर नर्सिंग का कोर्स करने जाती है, उसका ब्रूटली मर्डर कर दिया जाता है। उसकी हाथों की नसें काट दी जाती हैं, उसकी पैरों की नसें काट दी जाती हैं, उसके सर पर चोट के निशान हैं और अपने आप को, जैसे कि वहाँ की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ कह रही हैं कि अपने आप को वो पंखे से हैंग करके उसने सुसाइड किया। तो एक सुसाइड करने वाला कभी भी अपने बॉडी पर ये 5 अटैम्प्ट नहीं करेगा। इसमें शुरू से ही जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ हैं वो इसको सुसाइड डिक्लेयर करने में लगी हुई है, और जबकि ये ब्रूटली मर्डर है। वो मर्डर कैसे है वो मैं डिफाइन करना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो लड़की है उसकी हाइट है 5 फुट 3 इंच एज पर IUS सेइंग। 5 फुट 3 फीट की उसकी हाइट है और जो पंखे की हाइट है वो 8 फीट की है। और जिस दुपट्टे से, जैसा CBI कह रही है या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कह रही है, तो उसकी जो है, जैसे CBI कह रही है कि उसने अपने आप को हैंग किया, हैंग करके सुसाइड किया, तो उसकी हाइट 5 फुट 3 इंच है। और जो दुपट्टे से जो है उसमें, उसका गले में दुपट्टा है, कहाँ है, कंप्लीट है, कंप्लीट में दिया हुआ है वो। देखिए ये फोटोग्राफ्स हैं, कुछ हमने ले लिए हैं। अब ये जो दुपट्टा है ये लटका हुआ है, अगर उसकी दुपट्टे की हाइट जो उसकी लेंथ है वो अगर मान लो 6 फीट की है तो 3 फीट तो आप ये मान ही लीजिए। अगर इसकी ये जो लेंथ है 3 फीट की है और उसकी हाइट है 5 फुट 3 इंच की, तो ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि उसने अपने आप को हैंग किया। दूसरी चीज़ ये है, उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है उन्होंने जानबूझ करके इसे सुसाइड बनाने की कोशिश की। 30 तारीख तक ये घटना है, 24 जून की, और 30 जून को मैं सुरेश जी को लेकर के हम वहाँ गए थे और मेरे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं वो भी मेरे साथ में गए थे। तो हमने IO को साथ में लिया, IO को कन्विंस किया कि आप हमें जहाँ जो स्पॉट है उस स्पॉट पर लेकर चलिए, हम कुछ देखना चाहते हैं वहाँ पर जो है। तो मैं वहाँ पर गया तो सरप्राइजिंगली उसको जो है 30 तारीख तक, यानी कि 7 दिन बाद भी, 6-7 दिन बाद भी उस कमरे को सील नहीं किया गया। और जो अपने चाबी खोल करके अंदर एंटर करने के लिए उसको हमने बोला, तो वो चाबी जो है उसके पास नहीं थी, IO के पास में। वो चाबी थी किसके पास में? एक वार्डन को चाबी दी हुई थी। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि सारे जो सबूत हैं उनको मतलब 6 दिन में मिटा दिया गया हो या मिटा देने की कोशिश की गई हो? तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने, CBI कोर्ट है उसमें केस जो है चल रहा है, उसके अंदर उनके सामने हमने सारे तथ्य रखे हैं। उसके अंदर इसके अंदर एक जो सुसाइड नोट है जिसको हर इन्वेस्टिगेशन, सबसे पहले इसका जो है लोकल पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया है, फिर CID ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया, उसके बाद हमने 156(3) की एप्लीकेशन लगाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तब जज साहब ने उसके ऊपर ऑर्डर किए केस FIR रजिस्टर्ड करने के।
अंडर IP सेक्शन 302 एंड 201। 201 मीन्स सबूत मिटाना जो, उस पर ये FIR रजिस्टर्ड हुई, लेकिन आज तक कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उस पर काम नहीं कर पा रही। और जो सुसाइड नोट है जिस पर ये जो है सारा ये सुसाइड बनाया जा रहा है, सुसाइड नोट पर जो टाइमिंग है, मैं मीडिया से कहना चाहूँगा कि वो जरा ध्यान से सुन लें। उस सुसाइड नोट पर टाइम लिखा हुआ है 10:06, और जबकि उसकी एक फ्रेंड है, इसकी क्लोज फ्रेंड है, उसको 10:10 के ऊपर उसको कुछ भूख लगती है, तो वो जो है उसके कमरे में जाती है। एट दैट टाइम शी वाज स्टडिंग, पढ़ रही थी वो, और उसकी किताबें उसके ऊपर पड़ी हुई थी, बेड के ऊपर, टेबल के ऊपर पड़ी हुई थी, और वो स्टडी कर रही थी। 10:10 पर उस लड़की ने, इन्होंने जो है अपनी बेटी के लिए लड्डू भेजे होंगे, तो वो लड्डू से सर्व किए उस लड़की के लिए, उन्होंने लड्डू खाए हैं। उसके बाद 10:20 पर, ये जो स्टेटमेंट में सब कुछ रिकॉर्ड में आ रहा है, जो इसकी FIR जो लगा रखी है CBI ने, सब में उसमें आ रहा है, मेंशन किया हुआ है। 10:20 तक वो लड़की उसके साथ रहती है। तो क्या वो सुसाइड नोट उस लड़की के सामने लिखा जा रहा था? और आज तक मैंने जज साहब के सामने सारी बातें रखी हैं, आज तक किसी भी सुसाइड हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि सुसाइड करने वाला अपनी बॉडी पर 5 अटेम्प्ट करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपनी या तो नसें काटेगी, या छत से कूद करके जान देगी अपनी, या फिर अपने आप को हैंग करेगी। उसने नसें भी काटी, पैरों की नसें भी काटी, अपने आप को हैंग भी किया, और उसके सर पर चोट के निशान भी है जिनसे ब्लीडिंग हो रहा है। तो क्या वो लड़की जो है, क्या उसने अपना सर भी देके मारा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर कि उस लड़की ने अपने आप को बचाने के लिए जो है, उस लड़की ने अपने आप को बहुत एफर्ट्स किए। और जब जो मर्डरर है, जब उन्होंने देखा कि ये लड़की मरी नहीं है, तो जहाँ तक है कि उसको दे कर दीवारों में मारा गया है, क्योंकि दीवारों पर खून के निशान है, वॉशरूम में खून के निशान है। तो वॉशरूम में खून के निशान मतलब किस तरीके से पहुँचेंगे? क्या वो लड़की उसने अपनी नसें काट करके क्या वॉशरूम में जो है किस ले गई? साफ जाहिर है जो मर्डरर है उसने वहाँ जा कर के अपने जो भी है, जो केस प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं, सर्जिकल ब्लेड दिखा रहे हैं उसके अंदर, तो अपने हाथ में धोए होंगे, उसने साफ़ किए होंगे, तो ब्लड के निशान है उसके ऊपर। और सबसे बड़ी बात है, उस रूम में मैं गया, आई वॉज आई विटनेस, उसके अंदर उस लड़की के इतने सारे बाल बेड के पीछे, बेड के नीचे, हर जगह पड़े हुए थे। तो क्या ये सबूत चीख चीख करके नहीं बता रहे कि उसके बाल पकड़ पकड़ के उसको मारा गया है? तो ये सारी चीज़ें हैं। सुसाइड नोट पर आ रहे हैं वो, सुसाइड नोट 10:06 पे लिखा हुआ है। क्या कभी मरने वाला, जैसा आपको मैंने ये पॉइंट रखे, क्या कोई मरने वाला टाइमिंग लिखेगा उसके ऊपर कि मैं 10:06 में मर रहा हूँ? और सुरेश जी ने सुसाइड नोट पहले देखा, जो कि उन्हें डायरेक्ट नहीं दिखाया गया, मोबाइल में दिखाया गया आईओ द्वारा, योगेश कुमार के द्वारा। तो जो सुसाइड नोट दिखाया उसके ऊपर पहले टाइम ही नहीं था, उसके बाद में टाइम भी ज़्यादा था। 3 महीने तक कोई FIR लॉज नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई ब्लड सैंपल नहीं। ये उसकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जिस तरह जांच करनी है, उनकी जो है कार्यशैली है, किस तरह वो जांच कर रहे हैं। और जैसे कि सुरेश जी ने बताया, किस्तूरा राम MBBS का कोर्स कर रहा था, वो जो है लड़की, सुसाइड नोट में ये मेंशन किया गया है कि सुरेश जी, वो लड़की अपने पापा से और मम्मी से परेशान थी,
वो कोर्स करना नहीं चाहती थी और ये ज़बरदस्ती कराना चाहते थे। अभी भी आपने देखा है, आपने जो है वो जो वहाँ पर जो है वो दीन जो है, ये राजकुमार दीन है वहाँ पर जो उसकी डायरेक्टर है उसके अंदर, वो डायरेक्टर की स्टेटमेंट है कि वहाँ पर सुसाइड नोट मिला ही नहीं है। डायरेक्टर ये कह रहा है कि शी वॉज वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द एम्स हॉस्पिटल। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है ये सारी चीज़ें? वो इसको सभी की। अच्छा एक चीज़ और है, जैसे जैसे हम तो डीपली जो है इसको स्टडी कर रहे हैं, नए नए केस हमारे सामने आ रहे हैं, नए नए सबूत आ रहे हैं हमारे सामने। जो डेट ऑफ ऑकरेंस है वो है 24 जून 2014 और जो सीबीआई की स्टेटमेंट में आ रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इन्वेस्टिगेशन किया है उसके तो 4 आदमी, 4 वेल एजुकेटेड पर्सन ऑफ द एम्स हॉस्पिटल, वो सब अपनी स्टेटमेंट में लिख रहे हैं कि ये जो घटना हुई है वो 24 जुलाई को हुई है। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि उनको जो है आईओ ने जो है एक प्लेन पेपर पर लिख करके सब कुछ दे दिया हो और उसको जो है मैनिपुलेट किया गया हो? तो ये बहुत सी इसमें बारीकियां हैं जो चीख चीख करके कहती हैं कि इस लड़की का ब्रूटली मर्डर हुआ। और हम लास्ट दम तक हम लड़ेंगे जब तक हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता। और आप सबसे ये कामना करते हैं, आप सबसे उम्मीद करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप जो है हमारी बात और सुरेशी की पीड़ा समझते हुए, इनके परिवार की इकलौती बच्ची थी वो जो है, उनकी पीड़ा समझते हुए आप जो है अपना पूर्ण योगदान हमें दें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम उसे और अच्छी तरीके से लड़ सकें। 24 जून 2014 को जो घटना घटी, जो दुर्घटना, हम उसको इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि हमें पता है पुलिस तो और प्रशासन उसको दुर्घटना बनाने में लगा हुआ है कि जी आत्महत्या थी, लेकिन ये आत्महत्या नहीं थी, हत्या की गई थी। और दूसरी हत्या तब हुई जब इनकी एफआईआर नहीं लिखी गई। एफआईआर जो होती है ना, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है किसी भी केस के लिए। आप सब भी जानते हैं अगर एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो सीधी सी बात है, अगर एफआईआर में आप डिले कर रहे हो तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ होगी और वो सबूत दोबारा नहीं जुटाए जा सकते। पुलिस प्रथम दृष्टया बता देती है कि जी ये सुसाइड है, मतलब एक व्यक्ति की जान चली जाए और हमारे देश का कानून उस पर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करना चाहता। अगर ये चीख के कह रहे हैं जी मेरी बेटी की एफआईआर की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, वो एफआईआर लिखे थे। एफआईआर का मतलब ये कभी नहीं होता कि हाँ जी इसी व्यक्ति ने मर्डर कर दिया है। जब आपकी एफआईआर लिखी जाएगी उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी। वो सूचना तक थाने में दर्ज नहीं करी जाती है, इनकी वो इन्फॉर्मेशन तक नहीं ली जाती है, तो ये भी एक तरह से न्याय की हत्या है। तो उस एफआईआर को दर्ज कराने में हमें ये लगा लो एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ा। हमने ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं छोड़ा कि जहाँ पे हम जाएं और उनको बोलें कि जी हमारी एफआईआर दर्ज करो, उन्होंने लिख ली हो। हार कर थका कर प्राइवेट वकील किया और उसके द्वारा 156 दिन में हमने एफआईआर कोर्ट के द्वारा दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज कराने में भी मान के चलो 3-4 महीने बाद दर्ज हुई है। 3-4 महीने में क्या क्या चीज़ें वहाँ पे चेंज हो जाएंगी, क्या क्या परिवर्तन हो जाएगा, आप समझ सकते हो। एफआईआर दर्ज करा दी। एफआईआर दर्ज कराने के बाद फिर हम जाते हैं आईओ के पास कि जी अब आप इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो। अब तो आपको तो एफआईआर दर्ज मतलब उसका बिहेवियर ऐसा था कि पता नहीं हमने उसके साथ कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया। एफआईआर दर्ज करा के बिल्कुल कॉपरेशन नहीं, हम फिर भी ज़बरदस्ती उसको बोलते हैं कि भाई चलो चलो, वो हमारे साथ नहीं गए। ठीक है जी। उसके बाद हमने फिर दोबारा कोर्ट में लगाया कि जी हमारा पुलिस बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही है। हम शायद ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं छोड़ा जहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी के पास भी गए, गृह मंत्री जी से भी मिले, उस वक्त जो गृह मंत्री थे राजनाथ जी थे, उनसे भी मिले। उनसे मिलने के बावजूद भी हमें कहीं इंसाफ नहीं मिला। फिर किसी तरीक़ा से उस वक्त जो मुख्यमंत्री थे हरीश रावत जी थे, उन्होंने हमें CBCID के लिए कहा कि ठीक है हम आपकी इन्वेस्टिगेशन CBCID से करा देते हैं। CBCID इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, अधिकारी थे जिन्होंने एक दिन पहले इनको कॉल किया, एक दिन पहले ना इनको कॉल किया और बोला कि सुरेश जी मैं आपको इसमें एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूँ। इनको कॉल किया और उसके कुछ दिन बाद जब वहाँ गए, जो खुलासा होने वाला था, पता लगा कि उनको ही चेंज कर दिया गया। वो CBCID के ही थे ना, वो CBCID के ही अधिकारी थे जो पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और उनको तुरंत हटा दिया गया बिना किसी कारण के। कोई नए अधिकारी आए, उन्होंने फिर इन्वेस्टिगेशन करी, उन्होंने हमें बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया। ठीक है। और वो फिर CBI उन्होंने भी अपनी जो क्लोजर रिपोर्ट दी उसमें भी यही बताया कि जी इसमें सुसाइड है।
सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करी, सीबीआई भी इसी क्लोजर रिपोर्ट को दे रही है, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो अभी तक कोई भी क्लियर नहीं कर पा रहा है। बाहर की कुंडी क्यों टूटी हुई थी? अगर कोई सुसाइड करेगा तो बाहर कुंडी क्यों लगाएगा? अगर बाहर की कुंडी टूटी हुई है तो इसका मतलब क्या सुसाइड कभी हो सकता है? इसका मतलब ये कि जो अंदर था उसने अपने आप को बचाने की कोशिश करी। अंदर की जितनी भी कुंडियाँ थी, सीबीआई ने रिटर्न में ये लिख के दिया है कि अंदर की सारी कुंडियाँ ठीक है, एक भी कुंडी पे ऐसा नहीं दिख रहा कि ये तोड़ी गई है। आपने सुना होगा स्टेटमेंट में कि जी ये दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसे, दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसे। मैं कह रहा हूँ दरवाज़ा टूटा हुआ तो दिखे, दरवाज़ा नहीं टूटा, कुंडी टूटी होगी, कुंडी टूटी हुई दिखे, हिली हुई दिखे, ढीली दिखे, कैसी भी नहीं है। वो कह रहे जी दरवाजे को धक्का मार के किसी ने देखा कि भाई लड़की जो है वो लटकी हुई है। अगर आप देखोगे तो दरवाजा जो था ना 9 इंची की दीवार थी, इधर दरवाजा है, उसको हमने बहुत कोशिश करी, उसको जितना हम उस दरवाजे को धक्का मार सकते थे, हम 3 या 4 बंदे धक्का मारा था हम लोगों ने, हमने पूरी कोशिश करी। उसको धक्का मारने के बाद उस रूम के अंदर दिख ही नहीं रहा था। अगर उस रूम के अंदर दिख रहा होता तो हम, वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे वो हमारे साथ थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक फ़ोटो खींच के भेजी है। वो फ़ोटो भी अगर हम आपको दिखाएंगे तो आप कहोगे जी इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा। उस फोटो को अगर आप देखोगे, जो है वो अपने पास वो वाली फाइल, सीबीआई ने जो फाइल हमें दी है कि हमें इसमें दिख रहा है, वो फ़ोटो भी अगर आप देखोगे तो आप भी कहोगे जी इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा। तो इस तरीके की बहुत सारी लापरवाही हमारे साथ की गई है। पोस्टमार्टम जब किया गया, पोस्टमार्टम रूम में जब पोस्टमार्टम होता है तो जो पोस्टमार्टम डॉक्टर करते हैं उनके अलावा किसी और व्यक्ति को वहाँ जाने का कोई भी अधिकार नहीं होता। अगर कोई जा रहा है, एम्स हॉस्पिटल है, ठीक है जी, वहाँ के डॉक्टर्स हैं, अगर वो जा रहे हैं तो इनको भी तो साथ लेके जाते। अगर इनको साथ लेके नहीं जाते तो इनके साथ खड़े होते, बाहर खड़े होते। उनको इनकी हिम्मत बढ़ानी थी, ना कि अंदर जा करके उन्होंने पोस्टमार्टम की जो पूरी रिपोर्ट है उसको पूरा मैनिपुलेट कर दिया। उस रिपोर्ट में ये दिखाया गया कि जो इंजरीज थी बहुत माइनर थी, मतलब उन इंजरीज को दिखाया ही नहीं गया, मान के चलिए। तो इंजरीज माइनर दिखाई गई हैं। हैंग कोई अपने हाथों को अगर मैं हैंग करूँगा, आप ये जो फोटो है ना दिखाने के बाद उस पर देखना जो ब्लड का फ्लो है, ये देखो हाथों में ये ब्लड यहाँ से नीचे की तरफ बह रहा है। नीचे की तरफ बहने का मतलब क्या है? अगर मैं फांसी लगाऊंगा तो मैंने अगर पहले हाथ काटे फिर मैं फांसी लगाऊंगा तो ब्लड कहाँ जाएगा? इस डायरेक्शन में आएगा, आना चाहिए ना। अगर मैं फांसी लगा रहा हूँ तो अगर मैंने पहले काटे हैं और फांसी लगाने के बाद मैंने हाथ काटे तो ये कैसे पॉसिबल है? मैंने अपने आप को हैंग कर लिया, फिर हाथ कैसे काट लूँगा? तो ऐसे बहुत सारे एविडेंस है इसमें। ये देखो ये कुंडी बाहर की है, ये टूटी हुई है, आपको इसकी क्लियर फोटो भी मिल जाएगी, ठीक है। ये बंदा सफ़ेदी कर रहा है। ऐसा इंसिडेंट होने के बाद ये वही रूम है, ये जो सफ़ेदी कर रहा है ये रूम है। ऐसा इंसिडेंट होने के बाद प्रशासन को क्या ज़रूरत पड़ी कि आप वहाँ पे वाइट वॉश करा रहे हो? जो खिड़की थी उस खिड़की के कुछ स्क्रूज ढीले हुए पड़े थे, वो भी फ़ोटोज़ में हमारे पास है, उनके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। खिड़की के स्क्रूज ढीले होने का क्या मतलब है? नीचे फर्श पे पड़े हुए थे, ठीक है जी। तो और ये जो है ना पैर की जो ये जो नसें काटी होती हैं, जब ये नसें काटी जाती है ना तो ये मेन नसें होती हैं, ठीक है। इनके काटने के बाद ब्लड जो होता है बहुत तेज़ी से फ्लो होता है। आपने देखा होगा, कभी अपने टेस्ट भी कराए होंगे तो डॉक्टर हमेशा यहीं से आपका सैंपल लेता है ब्लड का। अगर वो नसें कट जाए ना तो ये लगा लो कि आपका जो ब्लड जितना उसका बहा था वहाँ पे हमने देखा था, उतना ब्लड बहने के बाद बंदा जो है खड़ा नहीं रह सकता और उसने अपने आप को फांसी पे हैंग कर लिया। वो कह रहे हैं कि नहीं जी फांसी पे उसने हैंग बाद में किया था, सॉरी, कि जब हमने उसको उतार के बिस्तर पे लिटाया उसके बाद का वो ब्लड है। अगर वो ब्लड उसके बाद का होता ना तो इतना ब्लड नहीं होता, क्योंकि मरने के बाद शरीर का जो ब्लड हार्ट होता है वो हार्ट ब्लड को पंप करना बंद कर देता है, आप भी जानते हो। और जब ब्लड पंप नहीं होगा तो शरीर में जहाँ ब्लड होगा वो वहीं रुक जाएगा, इतना ब्लड नहीं बहेगा। जो बिस्तर वाली फ़ोटो इसमें है नहीं, वो बिस्तर वाली फ़ोटो आप देखो जितना बड़ा पिल्लो होता है उतने साइज़ का ब्लड का उस पर स्पॉट बना हुआ है और गद्दे पे, और गद्दा ब्लड सोखता भी है। कम से कम मान के चलिए कि 3 से 4 यूनिट ब्लड था वो, और 1 यूनिट निकलने के बाद कई बार पेशेंट ऐसे होते हैं, अगर कई बार एक जनरल हेल्दी पर्सन जो होता है 1 यूनिट ब्लड डोनेट करता है ना, उसको भी कई बार चक्कर आ जाते हैं।